ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आर्टिकल ये आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस समय आप देख रहे हैं कि ईवीएम पर बेजा सवाल उठाने के खतरे। ईवीएम काफी चर्चा में बनी हुई है। एक और आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि विपक्ष अभी ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। वो तो हमेशा रहा है कि जो पार्टी चुनाव हारती है वो ईवीएम पर सवाल खड़े करती है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करती है। और जो सत्ता पक्ष में बीजेपी है ना, एक समय देश भर में इसमें रैलियां निकाली थी, किताबें ईवीएम के खिलाफ लिखी थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। अभी कांग्रेस वही काम कर रही है। तो भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन पिछले कुछ समय से देश में ऐसे प्रयास हो रहे हैं जो इस प्रतिष्ठा पर आघात करते हैं। प्रयास चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने से जुड़े हुए हैं। इन सवालों के घेरे में सबसे प्रमुख तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम है। निर्वाचन आयोग से लेकर अन्य जिम्मेदार संस्थाओं पर भी गैर जिम्मेदार ढंग से आरोप लगाने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं, सरपंच के, नगर पंचायत, नगर पालिका के, इन सबको आप देखते हैं हर राज्य में चुनाव आयोग होता है। जैसे एमपी में एमपी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग वही कर देखभाल करता है। और चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल ही अक्सर ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर दुष्प्रचार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आरोप तब अपना आधार खो देते हैं जब उसी दल या उसके सहयोगी को उसी दौरान हुए किसी अन्य राज्य के चुनाव में सफलता मिल जाती है, लेकिन दूसरे प्रदेश में वह हार जाता है। हाल के समय में पहले जम्मू कश्मीर, हरियाणा और फिर महाराष्ट्र और झारखंड में यही सिलसिला देखने को मिला। और जहां महाराष्ट्र की हार के बाद शरद पवार जैसे अनुभवी नेता ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनके गठबंधन के सहयोगी नेता उद्धव ठाकरे ने तो उन एक्टिविस्ट से मेल मुलाकात की जो ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस ने तो इसके मामले में हद तक पार कर दी जब उसने भारत छोड़ो जोड़ो यात्रा की तरह ईवीएम विरोधी यात्रा निकालने का ऐलान किया। और हालांकि इन दलों को झारखंड में भाजपा को मिली हार में ईवीएम के स्तर पर दोष नहीं दिखता। विपक्षी खेमे के इन नेताओं के आरोपों की हवा खुद उमर अब्दुल्ला और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी जैसे सहयोगी निकाल देते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया उमर अब्दुल्ला ने बीते दिनों स्पष्ट रूप से कहा कि हारें तो ईवीएम खराब, जीतें तो सही, यह नहीं चलेगा। उमर की इस नसीहत के बाद ईवीएम विरोध को लेकर विपक्षी दलों का यह रवैया बदलने वाला नहीं है। ईवीएम को लेकर विपक्षी नेता हर बार कोई दूर की कौड़ी लेकर आते हैं। और वैसे हरियाणा चुनाव के बाद ईवीएम की बैटरी के स्तर को लेकर नया विवाद शुरू किया गया। इतने उपयोग के बाद भी उसकी बैटरी इतनी चार्ज कैसी रह सकती है? चुनाव आयोग ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद ऐसे आरोप फिर से सतह पर आने लगे। कभी ईवीएम में पहले से ही किसी पार्टी के पक्ष में कुछ वोट फीड करने के आरोप लगाए जाते हैं, कुछ और नहीं तो मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़ों पर विवाद खड़ा कर दिया जाता है। और कभी ईवीएम को हैक करने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा हैकाथन जैसे आयोजन के बावजूद ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं किया जा सका। यह स्थिति तब है जब चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक पड़ाव को सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को की सर्वसम्मति के बाद ही आगे बढ़कर समूची निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। और इसी प्रकार मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप भी लगाए जाते हैं। चुनाव के बाद ऐसे आरोपों का क्या तुक और उनके पक्ष में पुख्ता प्रमाण भी नहीं दिए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मौजूदा विपक्ष को भी ईवीएम में खोट नजर आती है। विपक्ष में रही भाजपा भी ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाती रही है। उसके शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक पुस्तक में ईवीएम विरोध पर विचार भी व्यक्त किया था। निसंदेह दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में छोटे स्तर पर कुछ तकनीकी आदि कारणों से गड़बड़ी हो सकती है, मगर संस्थागत रूप से कोई व्यापक गड़बड़ी संभव नहीं है और जिससे किसी एक पार्टी को ही फायदा पहुंचे। इंटरनेट मीडिया युग में जहां हर छोटी बात बड़ी बन जाती है, मीडिया की व्यापक निगरानी हो, वहां चुनावी प्रक्रिया में विसंगति से जुड़े आरोप भरोसेमंद नहीं लगते हैं। ऐसा ही है कि चुनाव प्रक्रिया में बाहुबल, धनबल के अलावा नाना प्रकार के संसाधनों और मीडिया और इंटरनेट मीडिया द्वारा विमर्श के स्तर पर हस्तक्षेप से मतदाताओं को साधने के उपाय को लेकर कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया और संस्थानों को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले यह अनदेखा करते हैं कि पिछले 2.5-3 दशकों में चुनावी सुधार का यह सबसे सशक्त प्रतीक बनकर उभरा
और इसने वंचित तबकों की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को नए आयाम दिए। कई अध्ययनों में यह सामने आया कि ईवीएम के आने के बाद मतों का निरस्त होना लगभग नगण्य हो गया है। मतपत्रों से होने वाले मतदान में विभिन्न कारणों से मत निरस्त हो जाते हैं थे और ऐसा वंचित एवं कम पढ़े लिखे वर्गों के साथ ही ज्यादा देखने को मिलता था। मतपत्र वाली व्यवस्था में बड़े पैमाने पर धांधली की तस्वीरें भी बहुत सामान्य हो गई थी। ऐसे में ईवीएम के सकारात्मक प्रभाव का संज्ञान लिया जाना चाहिए और कि किस प्रकार वह कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के मूल लोकतांत्रिक अधिकारों की संरक्षक बने। ईवीएम के आने से मतदाताओं की बड़ी सहभागिता बढ़ते मतदान प्रतिशत में स्पष्ट भी हो रही है और किसी भी लोकतंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं है कि उसमें हितधारक तथ्य ही उसके प्रति संदेह के बीज बोने का काम करेंगे। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते अंकुश नहीं लगा तो आप देखते हैं कि इसके दूरगामी दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे और इसका सबसे बड़ा खामियाजा तो आरोप लगाने वाले दलों को ही भुगतना पड़ेगा। इसका एक कारण यह भी है कि भले ही ये आरोप निराधार हों, मगर पार्टी कार्यकर्ता एवं मतदाताओं में यह गलत धारणा घर करती जाएगी कि वे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, मगर ईवीएम के चलते वे नहीं जीत पाएंगे और इससे उन दलों की संभावनाएं ही प्रभावित होंगी। आरोपों का सिलसिला कायम रहने से चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था और अन्य संस्थानों की सीख पर भी असर पड़ेगा। और आप देखिए, ऐसे में यह चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि जो भी सवाल उठें वे उनका तथ्य के साथ जवाब दें। आयोग को इसके लिए एक ऐसा ऐप तैयार करना चाहिए जिससे सभी रियल टाइम जानकारियां पूरी तथ्यों के साथ उपलब्ध हो सकें, जो किसी भी दुष्प्रचार पर विराम लगाने में सहायक बने। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलो हैं, इनका नाम है राहुल वर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, अगर विपक्ष को भी लगता है, उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? और चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की अफवाहें उठती है तो उस पर ईमानदारी से संज्ञान ले। और चुनाव आयोग बुलाता भी है कि आइए भैया, हैक करके दिखा दीजिए, ईवीएम गड़बड़ी करके दिखा दीजिए, लेकिन कोई जाता भी नहीं। क्योंकि अगर ईवीएम पर से, चुनाव पर से भरोसा खत्म होता है ना, तो लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। लोग सोचेंगे अरे छोड़िए ना, कौन जाए, और लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रहेगा फिर। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। ड्रोन के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बने भारत। तो बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि ड्रोन की घुसपैठ रोकने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर एक ड्रोन दस्ते की तैनाती होगी। ये आप देख लीजिए, ये हमारा पड़ोसी बांग्लादेश क्या पाकिस्तान है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है, ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है, ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आप देखिए, यह भी दिख रहा है कि उनकी उक्त घोषणा ड्रोन की बढ़ती महत्ता को रेखांकित करती है। इसके कुछ दिन पहले अमेरिका के जाने माने कारोबारी एलन मस्क ने दावा किया था कि उन्नत लड़ाकू विमान F-35 अब पुराना पड़ चुका है। भविष्य के युद्धों में तो ड्रोन का ही बोलबाला होगा। F-35 की मारक क्षमता को देखते हुए मस्क का यह दावा भड़काऊ लग सकता है, लेकिन उनका यह बयान सैन्य रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत करता है। हाल में रूस, यूक्रेन और इजराइल हिजबुल्लाह टकराव सहित अन्य संघर्षों में निगरानी से लेकर सटीक हमलों के लिए ड्रोन की भारी पैमाने पर उपयोग हुआ है। और आप देखते हैं कि इसका मुख्य कारण ड्रोन से मिलने वाले सामरिक लाभ है। लड़ाकू विमानों के विपरीत पायलट रहित ड्रोन में पायलटों को खोने का जोखिम नहीं होता है। वे लक्ष्य के करीब जाकर आत्मघाती हमला कर सकते हैं। लड़ाकू विमान बहुत महंगे भी है। F-35 की कीमत ही करीब 2500 करोड़ रुपए से अधिक है, क्योंकि वह मल्टीफंक्शनल क्षमताओं से सुसज्जित होता है, जबकि ड्रोन बेहद सस्ते भी हो सकते हैं। सस्ते ड्रोन 5 लाख रुपए में भी बन सकते हैं। अक्सर व्यावसायिक ड्रोनों को ही परिवर्तित करके सैन्य जरूरतें पूरी की जा सकती है। FPV ड्रोन, जिसका उपयोग यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ रियल टाइम वीडियो लेने और सटीक हमले के लिए प्रभावी ढंग से किया गया, और स्थानीय स्तर पर आप देखें निर्मित वाणिज्यिक ड्रोन से अधिक कुछ नहीं थे। और कम लागत वाले डिस्पोजेबल ड्रोन युद्ध की गतिशीलता को नया आकार दे रहे हैं, और इनके किफायती मूल्य को दुश्मन की सुरक्षा को भेदने और कुछ ड्रोन के खो जाने की चिंता किए बिना हमला करने की क्षमता मिलती है। पारंपरिक उच्च लागत वाले हथियारों में विफलता के परिणाम स्वरूप अक्सर महत्वपूर्ण संसाधनों का नुकसान होता है। इसके विपरीत ड्रोन अधिक लचीले और गतिशील दृष्टिकोण की गुंजाइश देते हैं। अगर एक ड्रोन गवा भी दिया जाए तो समर नीति पर बड़ा असर नहीं पड़ता है। अपने किफायती मूल्य और उपयोग में लचीलेपन से संभव है कि ड्रोन अन्य सामरिक विकल्पों को पीछे छोड़ दें। एक और जहां छोटे और सस्ते ड्रोन अपनी उपयोगिता के कारण लड़ाकू विमानों की जगह ले रहे हैं, तो उन्नत ड्रोन उनके प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस
ड्रोन जैसे उच्च स्तरीय सिस्टम लंबे समय तक आप देखिए हवा में रहकर अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। ड्रोन करीब आप देखेंगे कि 10,000 मीटर तक की ऊंचाई पर सक्रिय रहकर घूमकर प्रहार करने में सक्षम होते हैं। वे हमले से पहले लक्ष्य के दिखने का इंतजार कर सकते हैं। MQ-9 रिपर जैसे ड्रोन तो बेहतरीन पेलोड के साथ आधी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI में प्रगति के साथ ड्रोन भविष्य में इतने उन्नत हो जाएंगे कि वे पारंपरिक रूप से पायलट युक्त लड़ाकू विमानों के युद्धाभ्यास और चपलता को चुनौती देंगे। ड्रोन से वायु रक्षा रणनीति में नई क्रांति का सूत्रपात तय है। ड्रोन का छोटा आकार और कम ऊंचाई पर संचालन जैसी विशेषताएं पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों को पीछे छोड़ देती हैं। 5 लाख के एक ड्रोन को गिराने के लिए अगर 10,000 करोड़ की मिसाइल तैनात करनी पड़े तो उस ड्रोन ऑपरेटर के लिए यह किसी रणनीतिक जीत से कम नहीं है। ड्रोन की एयर डिफेंस के विरोध नई तकनीक युक्तियां बनाई जा रही हैं, जिसमें RF जेमिंग, GPS स्पूफिंग, उच्च शक्ति वाले लेजर, एंटी ड्रोन ड्रोन और नेट गन शामिल हैं। फिर भी घने विद्युत चुंबकीय समर क्षेत्र में मित्र और शत्रु की पहचान करना जटिल काम है। इस लिहाज से ड्रोन क्षमताओं में विविधता, मसलन किफायती कम ऊंचाई वाले इकाइयों से लेकर उन्नत उच्च गति वाले मॉडल और नए एंटी ड्रोन समाधानों की आवश्यकता के पहलू सामने आते हैं। सेना की युद्ध संरचनाओं में ड्रोन का जुड़ाव आधुनिक युद्ध पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है। पैदल सेना, मशीनीकृत बटालियनों ने उन्नत निगरानी आक्रामक अभियानों के लिए ड्रोन खरीदना शुरू कर दिए। करीब 40 से 60 टैंक या 18 से 20 तोपों वाली पारंपरिक बटालियनों के विपरीत ड्रोन बटालियनों में हजारों या यहां तक कि दसियों हजार ड्रोन शामिल हो सकते हैं। ये ड्रोन लागत और मात्रा में तोपखाने के गोले के समान है, जो बंदूक और गोला बारूद दोनों का कार्य करेंगे। और ऐसे में यह कहना अतिरिक्त युक्ति नहीं होगा कि एक शक्तिशाली हथियार के रूप में ड्रोन का उभार रक्षा प्रौद्योगिकियों की वैश्विक व्यवस्था में व्यापक बदलाव को रेखांकित करता है। लागत, प्रभावशीलता, वाणिज्य एवं रक्षा प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने की क्षमताओं के साथ ड्रोन आधुनिक युद्ध नीति का आधारशिला बन रहे हैं। सामरिक बदलाव से लेकर सैन्य संरचनाओं में संपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों तक ड्रोन एक परिवर्तनकारी युग के प्रतीक है, जहां तकनीकी महाशक्तियों के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती दी जा रही है। भारत ने अगस्त 2021 में ड्रोन क्षेत्र को खोलकर बड़े सुधारों की जो शुरुआत की, उससे वह आधुनिक सामरिक परिदृश्य को नया रूप देने वाले ड्रोन क्रांति का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है। भारत की कोशिश यह होनी चाहिए कि वह इस क्षेत्र का बड़ा खिलाड़ी बने। लेखा पूर्व रक्षा सचिव IIT कानपुर में विशिष्ट विजिटिंग प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा यह आर्टिकल रखा गया, अजय कुमार के द्वारा लिखा गया है। और देखिए अब युद्ध करने का तरीका भी बदल रहा है, आप समझ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें चलना होगा। समस्या का मूल अपने दृष्टिकोण के कारण ही हमारे मन में कभी निराशा, कभी हताशा, कभी एकाकीपन, अकेलेपन का भाव आता है। कभी वो उससे व्यथा जन्म लेती है, तो कभी अपराध बोध की भावना, या फिर कभी खेद, कभी क्रोध, कभी भय और कभी एक पराभूत मनोस्थिति। विभिन्न प्रसंगों, घटनाओं, संघर्षों या मतभेदों के कारण जन्मी इसी पीड़ा को सामान्यतः हम समस्या के मानते हैं। आज एक बड़ी समस्या है कि कुछ व्यक्ति केवल अध्यात्म को लेकर बैठे हैं, कुछ केवल भौतिकता को पकड़े हुए हैं। दोनों अपने अपने सिरों को तान कर बैठे हैं। जहां अध्यात्म है वहां व्यवहारिकता का सामंजस्य नहीं है। वास्तव में एकाकीपन की ही समस्या है। कौए को काना माना जाता है क्योंकि वह एक ही गोलक से दोनों आंखों का काम चलाता है। उसमें आप देखिए एकाकीपन, यह एकांगी दृष्टि है। मनुष्य भी आज सर्वांगीण दृष्टि से देखना नहीं चाहता है, उसके मन पर आवरण आ गया। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने इसलिए कहा कि संसार में समस्या यह है कि मूढ़ लोग नितांत संदेश रहित होते हैं और बुद्धिमान संदेश से परिपूर्ण। निसंदेह आप देखिए समस्या बाहर से आती है, किंतु उसका मूल कहाँ है, उसे खोजना है। प्रयाग में त्रिवेणी है, किंतु उसका मूल स्रोत पर्वत है। हमारी समस्याएं भी बाहर के विस्तार से आ रही हैं, किंतु उनका मूल हमारे मन में। अधिकांश समस्याएं मन से ही उत्पन्न होती हैं। जटिल और मूल समस्याएं हैं मन की। घर में सब कुछ होते हुए भी कलह है, भाई भाई में झगड़ा, पिता पुत्र लड़ते हैं और कहीं भी शांति नहीं है। यही देखने को मिलता है कि जहां संपन्नता ज्यादा है वहां झगड़े और अशांति भी अधिक है। और अभाव में इतने झगड़े और कलह नहीं दिखते, क्योंकि जिसके लिए झगड़े होते हैं वह वहां है ही नहीं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि समस्या भौतिक पदार्थों की ही नहीं, मन की भी है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। अब इस कॉलम को, इस जो भी शब्द दिए गए, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा जाए, सीखा जाए तो अच्छी बात है। भ्रामक विज्ञापन। यह स्वागत योग्य है कि भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। वो बड़े बड़े भ्रामक प्रचार प्रसार करते रहते हैं ना कि हमारी कोचिंग से ये टॉपर, हमारी कोचिंग से ये गारंटी देते रहते हैं, और होता कुछ नहीं है।
मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि लोग पूछते हैं कि भैया सिविल सर्विस की तैयारी, स्टेट पीसीएस की तैयारी करना है, इस एग्जाम की तैयारी करना है, कौन सी कोचिंग, कोई कोचिंग का नाम बता दीजिए। मैं कहता हूँ पहले उस कोचिंग के बारे में थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, और आपको लगे कि आपकी एग्जाम के लेवल का वो पढ़ा रहे हैं, उस लेवल तक ले जा रहे हैं आपको, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इस कार्रवाई के तहत भ्रामक विज्ञापन देने वाली 45 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया और 19 पर करीब 61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों के शिकार कई छात्रों की फीस वापस कराने में भी सफल हुए। उसकी सफलता का यह सिलसिला कायम रहना चाहिए, लेकिन उनके साथ ही इसका समीक्षा भी की जानी चाहिए कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की कार्रवाई का कोई सकारात्मक असर कोचिंग संस्थान पर पड़ रहा है या नहीं। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि अतीत में भी भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जा चुकी। कोचिंग संस्कृति बढ़ते जाने के कारण कोचिंग संचालक चलाने वाले संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और इसके नतीजे में उनकी ओर से गुमराह करने वाले विज्ञापन देने का सिलसिला भी तेज हो रहा है। कई बार कोचिंग संस्थानों के गुमराह करने वाले विज्ञापनों का शिकार होकर छात्र उनमें प्रवेश ले लेते हैं और बाद में यह पाते हैं कि जैसा दावा किया गया था वैसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग संस्थान केवल पठन पाठन को लेकर ही भ्रामक दावा नहीं करते, बल्कि स्वयं की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी बढ़ चढ़कर बताते हैं। अनेक मामले में यह देखने में आया कि कोचिंग संस्थान के दावे सही नहीं होते हैं, ना तो पढ़ाई को लेकर ना ही सुविधाओं को लेकर। भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थानों को खिलाफ लगातार सख्ती का परिचय देने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि इससे ऐसे विज्ञापन कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं जिनमें एक ही छात्र को लेकर कई कोचिंग संस्थान यह दावा करते हैं कि उसने उससे उनकी यहाँ पढ़ाई की। अब आप देखिए सिविल सर्विस में जो टॉपर रहता है उसका आप फोटो देखें तो 50 कोचिंग में आपको देखने को मिल जाता है और सेटलमेंट भी हो जाता है उनके बीच कि भैया हमारी फोटो लगा दीजिए, हम कुछ दे दीजिए। तो ये पक्का याद रखा करिएगा। कई बार तो एक ही छात्र जो आप देखिए 3-4 कोचिंग संस्थान के विज्ञापन में नजर आता है। कुछ मामलों में तो यह देखने को मिला कि यदि किसी छात्र ने किसी कोचिंग संस्थान की मुफ्त सलाह देने वाली सेवा का एक दिन भी लाभ उठाया हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो गया तो उक्त कोचिंग संस्थान भी उसका अपना छात्र बता देता है। यह एक तरह की धोखाधड़ी है। ऐसे भ्रामक दावों से अन्य छात्रों के बीच मिथ्या संदेश जाता है। निसंदेह ऐसे विज्ञापनों भी गलत संदेश देते हैं कि बिना कोचिंग लिए सफलता अर्जित नहीं की जा सकती है। आवश्यकता केवल इसकी नहीं है भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग संस्थान की नकल कसी जाए, बल्कि उन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण करने की भी, जिनके चलते कोचिंग संस्कृति फलती फूलती जा रही है। आज ऐसा माहौल बना दिया गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ स्कूली परीक्षाओं में भी सफलता के लिए कोचिंग आवश्यक है। यह वह मामला है जिसे शिक्षा मंत्रालय को अवश्य ही देखना चाहिए। एक और बात आपको बता दूं, यहाँ देखिए, खुद से देखिए, अगर तैयारी कर रहे हैं ना, आप सिलेबस समझ में आ गया, आपको पैटर्न समझ में आ गया, पुराने क्वेश्चंस पेपर समझ में आ गया और एक आपको सही दिशा मिल गई, तो खुद से आप स्वयं से एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। लेकिन एक सही दिशा उसके लिए जरूरी है। सार्थक वाल, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता अच्छा संकेत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना अकेली सरकार के बस की बात नहीं है। जब तक जनता इसमें बराबरी की भागीदारी नहीं निभाएगी, अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आएंगे। भ्रष्टाचारियों पर नकल कसना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन भ्रष्टाचार का घुन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और सरकार के अपने प्रयास जारी हैं। लेकिन इस बीच जो अच्छा देखने सुनने को मिल रहा है वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता का आगे आना और भ्रष्ट अफसरों की शिकायत करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज हो रही शिकायतों की संख्या इसका उदाहरण है। 2.5 साल में विभिन्न विभागों की तकरीबन 12,000 शिकायतें इस नंबर पर दर्ज की गई। इसमें 7800 शिकायतें पुलिस, राजस्व, ग्राम विकास, पेयजल, लोक निर्माण, शहरी विकास समेत 1.5 दर्जन विभागों की है और इनमें पुलिस विभाग शीर्ष पर है। सामान्य स्थितियों में लोग पुलिस के पास अपनी शिकायतें लेकर जाने से भी बचते रहते हैं, लेकिन अब वह पुलिस विभाग की गड़बड़ियों को लेकर विजिलेंस तक पहुंच रहे हैं। तो यह जागरूकता का ही प्रमाण है। यह दीगर बात है कि विजिलेंस विभाग के पास पर्याप्त संसाधन न होने की वजह से शिकायतों के निस्तारण की गति काफी धीमी है, इसलिए लोग हतोत्साहित होते हैं। राज्य सरकार को अपनी इस सार्थक पहल को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ये उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड सन 2000 में। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना, नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। समुद्री जैव विविधता का संरक्षण, हाल ही में आप देखिए अमेरिका ने पहली बार राष्ट्रीय समुद्री अभ्यारण्य को मंजूरी प्रदान की है। यह अभ्यारण्य कैलिफोर्निया तट के चुमास हेरिटेज क्षेत्र में स्थित है और 4,543 वर्ग मील के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है।
इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री जीवन और जैव विविधता का संरक्षण करना है। इसके अंतर्गत समुद्र में पाए जाने वाले दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह कदम वैश्विक स्तर पर समुद्री परिस्थिति की संरक्षण की दिशा में प्रेरणा देने वाला साबित हो सकता है। समुद्र में आप देखिए जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विविधता निवास करती है। जलवायु परिवर्तन, ओवर फिशिंग, प्लास्टिक प्रदूषण, महासागरीय अम्लीकरण और समुद्र खनन के कारण समुद्री जैव विविधता प्रभावित हो रही है। समुद्री वन्यजीव आबादी में गिरावट का सबसे महत्वपूर्ण कारण मछली पकड़ना है। मछली पकड़ना जहां खाद्य प्रणाली की निरंतरता के लिए जरूरी है, वहीं इस प्रक्रिया का अन्य समुद्री वन्यजीवों पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है। मछली पकड़ने के दौरान डॉल्फिन और शार्क जैसी प्रजातियों पर भी मुसीबत आ जाती है। अनुमान है कि हर साल मछली पकड़ने के दौरान 10% ऐसी चीजें पकड़ी जाती हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है। इसमें अनेक समुद्री जीव भी होते हैं। जाहिर है कि ओवर फिशिंग के कारण समुद्री जैव विविधता में गिरावट आ रही है। महासागरीय अम्लीकरण भी समुद्री जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। वायुमंडल से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने से समुद्री जल अम्लीय होता जा रहा है और इससे न सिर्फ समुद्री प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि समुद्री खाद्य श्रृंखला और मनुष्य के लिए भोजन की आपूर्ति चक्र में भी बदलाव आ रहा है। वहीं बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर दिया है। हर साल कम से कम 14 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जमा जाता है। इसके मलबे से समुद्री प्रजातियों का दम घुट रहा है। यदि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक 99% समुद्री प्रजातियां माइक्रो प्लास्टिक खा रही होंगी। दूसरी ओर खनन और तेल ड्रिलिंग जैसी गतिविधियां भी समुद्री जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं। इससे समुद्र में विषाक्त पदार्थ और कार्बन घुलता है, जो समुद्री जीवों के लिए घातक साबित हो रहा है। समुद्री परिस्थिति की तंत्र के संरक्षण के लिए उक्त मानवीय कम गतिविधियों पर लगाम लगाने के साथ समुद्री जैव अभयारण्य की स्थापना का दायरा विस्तृत करने और जैव विविधता संरक्षण कानून को मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही हम भी समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के निमित्त संवेदनशील होना होगा। अच्छी पहल है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए आप लोग। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए संविधान पर चर्चा से निकले संदेश। आजकल संविधान पर चर्चा हो रही है ना, 3 डेटें आप लोग तारीखें जरूर याद रखिए। एक तो 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली थी। 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान अंगीकृत हुआ था, तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था। हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था। तो बीते एक दशक की भारतीय राजनीति में सबसे अहम है केंद्र से लेकर राज्यों तक सरकारों की स्थिरता का एक नया दौर आना। बीते 10 वर्षों में क्षेत्रीय और परिवारवाद की राजनीति पर जनता का भरोसा लगातार डिगा है। इसी के साथ सामने आया है कि देश में राष्ट्रीय राजनीति का नया विवेक और चरित्र, और इस बात और जो गौर करने की है वह है कि आजादी के इतने दशकों बाद भारत बोध या आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर हिचक और भ्रम का पटाक्षेप हो चुका है। पटाक्षेप की इसी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने भविष्य का एक स्पष्ट खाका खींचा है। आजादी की शताब्दी वर्ष तक विकसित भारत के निर्माण की जो बात वह लगातार दोहरा रहे हैं, उसमें अब वह संविधान को केंद्र में लाकर अपनी बात कर रहे हैं। संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर लोकसभा में हुई चर्चा में उन्होंने जो 11 संकल्प गिनाए, वह समेकित रूप में देश की राजनीतिक मिजाज को भविष्योन्मुखी बनाने का गंभीर आग्रह है। और ये संकल्प इस प्रकार है कि हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करे, हर क्षेत्र हर समाज को विकास का लाभ मिले, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, देश की परंपराओं के पालन में नागरिकों को गर्व हो, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश परिवारवाद से मुक्त होना चाहिए, राजनीति स्वार्थ के लिए संविधान ना बने हथियार, घर के आधार पर आरक्षण ना हो, महिला धर्म के आधार पर आरक्षण ना हो, महिला नीति विकास में भारत अहम भूमिका निभाए, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास हो और एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। इस बाबत यह समझना भी जरूरी है कि देश की राजनीतिक यात्रा आज उस मोड़ पर है जब ज्यादातर दलों ने अपनी वैचारिक पहचान को तकरीबन तिलांजलि दे दी है। देश में दल की संख्या भले ही जितनी हो, पर प्रभावी राष्ट्रीय दलों की गिनती और हैसियत दोनों ही एक हरी होती जा रही है। केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा के मुकाबले कांग्रेस के खड़ा होने की क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। लोकसभा में तकनीकी तौर पर कांग्रेस इस बार जरूर नेता प्रतिपक्ष का पद पाने में सफल रही, पर इस बार कम सीटें आने के बावजूद भाजपा अब भी कांग्रेस से बहुत आगे है। यह स्थिति देश के प्रतिपक्ष की कमजोरी को तो दिखा ही रही है और इससे देश में राजनीतिक विचार का संघर्ष भी निस्तेज हुआ है। इसके
उलट बीते 10 वर्षों में हम एक वैचारिक और संगठित की राजनीति हैसियत के उत्तरोत्तर विकास का चढ़ता ग्राफ देख रहे हैं। इस सियासी जमीन हथियाने का एक रोमांचक घटनाक्रम तो है ही, और एक वैकल्पिक विचार का देश की मुख्य धारा के सोच तक पहुंच जाना भी है। बहुत पीछे ना जाकर संविधान पर लोकसभा में हुई बहस को ही ले लें तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के स्टैंड में कोई वैचारिक निरंतरता नदारत दिखी। इसके विपरीत देश के राजनीतिक परिदृश्य में जनसंघ और भाजपा तक की एक वैचारिक यात्रा और उसका प्रभावी प्रसार साफ दिखा। और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी अब 11 संकल्पों की बात कर रहे हैं, तो वहीं आप देखिए कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को समकाल और भविष्य से जोड़ रहे थे। दीनदयाल जी ने संविधान के निर्माण पर कई लेख लिखे, और एक लेख में उन्होंने संविधान सभा की पांच सलाहें दी थी। वह जोर देकर कह रहे थे कि भारत के आत्मा का हनन ना हो, बौद्धिक दास्ता के फंदे से निकल जाए, मानवीय अधिकार स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, भारत सर्वरूपेण शक्तिशाली बनने की राह पर बढ़े, और देश की एकता सशक्त हो। यह महज सहयोग नहीं है, बल्कि एक वैचारिक शपथ का सतत और सशक्त होना है कि प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं सलाहों के आलोक में आज 11 संकल्पों की बात कर रहे हैं। बिंदुवार इन एकादश संकल्पों को देखें तो यह सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी विकास की उस लीक का दिशाबोध है, जिसकी प्रेरणा ऊर्जा जहां एक तरफ हमारे संविधान है तो दूसरी तरफ हमारी सांस्कृतिक विरासत है। प्रधानमंत्री मोदी इन संकल्पों को गुलामी की मानसिकता से पूर्ण आजादी के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचने की पहल के तौर पर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में उन्होंने जिस पंच प्रण की बात की थी, उसमें भी गुलामी और उपनिवेशिक मानसिकता से पूर्ण मुक्ति पर जोर था। हालांकि अफसोस की बात यह है कि संसद में संविधान के 75 वर्ष के सफरनामे पर बहस के नाम पर जो भी कहा सुनी हुई है, उसमें राजनीति और विचार का कोई परिपक्व चरित्र नहीं प्रकट हुआ। आलम यह रहा है कि विपक्ष की सरकार विरोध की मंशा से सत्ता पक्षों को भी उसी राजनीतिक पिच पर ला दिया, जिसमें संविधान लोकतंत्र के गंभीर तकाजे ओझल हुए। तत्कालीन राजनीति का गुणागणित हावी रहा, और विपक्ष ने, और खासतौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने, इसे राजनीतिक विरोध और असहमति पर इस तरह ला छोड़ा जिससे चुनावी राजनीति पर की हार जीत के हालिया तथ्य ज्यादा हावी दिखे। और इस सिलसिले में एक महिला पत्रकार की टिप्पणी की खूब चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी पंच प्रण से एकादश संकल्प तक पहुंच गए, पर राहुल गांधी अभी भी अभय मुद्रा में ही झूल रहे हैं। आलोचना की जड़ता भविष्य के लिए नीति एवं कार्यक्रम की यह बढ़ती खाई दुर्भाग्यपूर्ण है। जातिगत आरक्षण, सांप्रदायिक उन्माद, महिला असुरक्षा, लोकहित से जुड़े कई मुद्दे अहम है, पर इसके साथ भविष्य को लेकर दृष्टि, समझ और कार्यक्रम पर भी बात करनी होगी, अन्यथा सरकार विरोध का विपक्षी धर्म लोकतंत्र के एक बड़े तकाजे से चूक जाएगा। ये आप देखिए, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दिया करिए। विकसित भारत के लिए 11 संकल्प, ये प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी के द्वारा लिखा जा रहा है, चेयर प्रोफेसर केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय में। ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है प्रेम प्रकाश के द्वारा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी क्या कहते हैं, इसे भी देख लीजिए। तो संसद में संविधान का पर खूब बातें हुई। संविधान के 75 वर्ष होने पर इस चर्चा का अभिप्राय है भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना। इसका अभिप्राय है कि संविधान के मूल्यगत भाव का पुनरावलोकन करने के साथ संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास की जड़ों को मजबूत करना, एक तरह से, और मजबूती प्रदान करना। इस बहाने पक्ष विपक्ष के सभी सदस्य संविधान को समझने और इसके मरम को भारतीय मरम बनाने पर विचार करने में सफल रहे। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष उद्बोधन विचार करने योग्य है। उनका मानना है कि विकसित भारत का सपना इस सदन में बैठे सभी सदस्यों का तो होना ही चाहिए, लेकिन जब यह 140 करोड़ देशवासियों का सपना बन जाएगा तो इच्छित परिणाम जरूर आएंगे। पूरा देश जानता है कि वह इच्छित परिणाम है विकसित भारत। आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से पंच प्रण, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, और आप देखेंगे कि एकता और एवं एकजुटता हो, नागरिकों में कर्तव्य की भावना के साथ देश को आगे बढ़ने की अपील की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर इसमें कुछ चीजों को और जोड़कर देश को आगे बढ़ाने चलने का आग्रह किया। अब उन्होंने यह विचार किया कि 11 संकल्पों से ही देश का भला होगा। इसमें प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का संकल्प निश्चित ही भारत की तस्वीर बदलने की महत्वपूर्ण पहल है, और भ्रष्टाचार का शिष्टाचार बन जाना किसी भी राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। ऐसे देश की तरक्की तो कदापि नहीं होती है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के सामाजिक बहिष्कार की जो बात की है, उसका अपना अलग संदेश है।
भारत के विकसित बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है तो भ्रष्टाचार है। इसलिए भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति देश के विकास के लिए मील का पत्थर बनने जा रही है। इसके अलावा उनकी महिला आधारित विकास की बात भी महत्वपूर्ण है। मालूम हो कि हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में देश की नारी शक्ति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में 15 माननीय महिला सदस्य थीं। सभी ने संविधान निर्माण में योगदान दिया था और मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की चर्चा को समृद्ध किया था। वे सभी अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि और आप देखिए अलग अलग क्षेत्र से थी। उन्होंने जो जो सुझाव दिए उनका संविधान के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह गर्व की बात है कि दुनिया के कई देश हमारे ही साथ आजाद हुए, उन्होंने भी संविधान बनाए, उनके यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने के मामले में वे हमसे बहुत पीछे रह गए। हमारे यहाँ शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया गया और इसलिए महिला शक्ति की भारतीय लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। एक सजग राष्ट्र अपनी महिलाओं की उन्नति एवं नेतृत्व की बात करने लगे हैं तो समझ लीजिए कि वह राष्ट्र विश्वप्रिय राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे संकल्पों की संविधान की 75वीं वर्षगांठ में उपस्थिति यह बताती है कि हम अपने संविधान देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। यदि देश के समस्त नागरिक इन सभी संकल्पों की के असली मर्म को सही सही समझ लें तो 2047 तक भारत केवल विकसित राष्ट्र नहीं होगा, अभी तो इसी संविधान के साथ वह विश्व में अपने नेतृत्व की क्षमता को भी साबित कर विश्व के विकास का अगुवा भी बन सकता है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्र के नागरिक इन संकल्पों को आत्मसात कर देश निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। भैया आप क्या सोचते हैं? आपकी राय देखिए मायने रखती है, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको करनी है, प्रीलिम्स आपको देखना है, समझ रहे हैं, मुख्य परीक्षा आपको लिखनी है, निबंध आपको लिखना है, इंटरव्यू आपको देना है, तो आपकी राय तो मायने रखेगी। देवभूमि आप देखते हैं कि देवभूमि अब बनेगी खेल भूमि। देहरादून स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जहां 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन समारोह होना है ना, उन्हीं की बात देख सकते हैं आप लोग। और देखिए 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ना, उसमें 43 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। गोवा राष्ट्रीय खेलों में भी 9 खेल बाद में शामिल किए गए थे। ये पड़ोस में उथल पुथल के खतरे। अब आप देख लीजिए, भारत बांग्लादेश की बात हो रही है तो आप देखेंगे कि शेख हसीना के 5 अगस्त 2024 के बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद वहां हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। बीते दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से संबंधित एक प्रश्न का लोकसभा में उत्तर देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगस्त महीने से अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों, उनके घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों, मंदिरों पर हमले की कई रिपोर्ट देखी गई। दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा मंडपों पर हमले तथा सातखीरा में श्री काली मंदिर लूट की घटना की भी स्वीकारोक्ति सदन में उनके द्वारा की गई। बांग्लादेश में के हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद के अनुसार 4 से आप देखिए 20 अगस्त 2024 के बीच अल्पसंख्यकों पर हमले की 2010 घटनाएं हुई और 22 अगस्त से 12 अक्टूबर के बीच हमले की 57 घटनाएं हुई। इसके अलावा 69 पूजा स्थलों, मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए और आग लगा दी गई। हिंसा की पहली लहर से लगभग 1705 परिवार और 50,000 लोग प्रभावित हुए। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास और उनके अनुयायियों के खिलाफ बांग्लादेश की वर्तमान सरकार का मनमाना रवैया भी किसी से छिपा नहीं है। वास्तव में बांग्लादेश में सत्ता काफी हद तक कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस नाममात्र के लिए शीर्ष पर हैं। पिछले 4 महीनों की घटनाओं ने दिखाया कि वह उन लोगों की दया पर हैं जो पाकिस्तान से 1971 की मुक्ति की विरासत को खत्म करना चाहते हैं। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का गढ़ बनने की पूरी आशंका है। यह पूरी भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होता है। और स्वतंत्रता के समय पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश की हिंदू आबादी लगभग 23% थी और आप देखिए लेकिन 2022 तक यह घटकर सिर्फ 8% रहेगी। इस पलायन का एक हिस्सा अर्ध इस्लामिक राज्य में रहने की असुरक्षा के कारण था। भारत बांग्लादेश के खराब होते आपसी संबंधों के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार ने से पाकिस्तान की गर्मजोशी बढ़ती दिखी रही है। हाल ही में पाकिस्तान बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के लिए वीजा नियमों में कई तरह की छूट दी है। इसके साथ ही बांग्लादेश बनने के बाद पिछले महीने पहली बार कराची से मालवाहक पोत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा था। दोनों देशों के बीच यह पहला समुद्री संपर्क था। गत दिनों पाकिस्तानी मीडिया में खबर छपी कि दशकों बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी आयात किया। पाकिस्तान ने से बढ़ती करीबी पर भारत में रह रही बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को आईना दिखाया।
और उन्होंने लिखा है कि दुश्मन पाकिस्तान से बांग्लादेशियों को बचाने के लिए भारत बांग्लादेश ने अपने 17,000 सैनिकों की जान गंवा दी और अब उसी भारत को दुश्मन माना जा रहा है। भारत ने 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय, खाना और कपड़ा दिया और वहीं भारत अब दुश्मन है। पाकिस्तानी सैनिकों से रक्षा के लिए भारत ने हथियार के साथ ट्रेनिंग दी, लेकिन अब वही भारत दुश्मन है। पाकिस्तान में लाखों बांग्लादेशियों को मारा और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, उसे अब दोस्त बताया जा रहा है। पाकिस्तान, या आप देखिए, आतंकवादियों को पैदा करने में नंबर 1 है, अब वही दोस्त माना जा रहा है। जिस पाकिस्तान ने 1971 के कदाचार के लिए माफी तक नहीं मांगी, अब वह बांग्लादेश का दोस्त माना जा रहा है। बांग्लादेश में हो रही इस उथल पुथल न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत की सुरक्षा को भी खतरा है। वहां की नई सरकार की प्रकृति भारत के सामरिक हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। भारत को क्षेत्रीय तनाव से बचने के लिए हिंदू शरणार्थियों के लिए नागरिकता के वादों पर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। यह राजनीतिक अस्थिरता चीन को इस क्षेत्र में अपने प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकती है। बांग्लादेश में यह उथल पुथल ऐसे समय में हुई है जब भारत कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, और जिसमें पाकिस्तान के साथ तनाव, म्यांमार में अस्थिरता, नेपाल के साथ तनावपूर्ण संबंध, अफगानिस्तान और मालदीव में इस्लामी चरमपंथी द्वारा सत्ता पर कब्जा करना शामिल है। भारत बांग्लादेश में स्थिति पर बारीकी से नजर रखते हुए प्रतीक्षा करें और देखें कि रणनीति अपनाएं। किसी भी नकारात्मक नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेशी समाज के व्यापक समूह के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण होगा। भारत की नीति निर्धारकों को वर्ष 1971 की मुक्ति गाथा से आगे बढ़ने की भी जरूरत है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग, ठीक है? अच्छी मेहनत करिए। धन्यवाद आप सभी को।